नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा महतो होंगे झामुमो प्रत्याशी। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में झामुमो अपने प्रत्याशी देगा। पार्टी आलाकमान यह तय कर चुकी है। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो संसदीय क्षेत्र के लिए सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है। उनके नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। पार्टी की ओर से सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। ये बातें महिला बाल विकास मंत्री बेबी देवी ने कही है। वह गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी की जीत को लेकर बोकारो जिला झामुमो कमेटी की भंडारीदा में गुरुवार को हुई बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक में अध्यक्षता करते हुए मंत्री बेबी देवी ने कहा कि अभी से सभी कार्यकर्ता व पार्टी नेताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया है। कहा कि चुनाव में हर हाल में इस सीट से झामुमो प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। वहीं झामुमो के संभावित प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि कार्यकर्ता अभी से ही चुनाव की तैयारी में लग जाए। गिरिडीह सीट पर इस बार निश्चित रूप से झामुमो की जीत तय है। जबकि जिला झामुमो महिला मोर्चा अध्यक्ष व नवाडी की प्रमुख पूनम देवी ने कहा कि अभी से ही हमें अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी तैयारी में लग जाने की जरूरत है। बैठक में उपस्थित पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से मथुरा प्रसाद महतो को प्रत्याशी बनाने पर सहमति जताते उन्हें भारी मतों से विजय बनाने की बात कही। मौके पर झामुमो बोकारो जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी, झामुमो नेता मदन मोहन अग्रवाल, मंटू यादव, घुनू हांसदा, राधा सोरेन, जय नारायण महतो आदि उपस्थित थे। धनबाद में 2 करोड़ का काजू जलकर राख पैकेजिंग के लिए रखे थे फैक्ट्री में। धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के मयूर बिहार कॉलोनी स्थित काजू पैकेजिंग फैक्ट्री मिलेनियम इंडस्ट्री में देर रात आग लग गई। इस घटना में करीब 2 करोड़ के सामान जलकर राख हो गए। वहीं आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग के दमकल ने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा कि आग लगने के वक्त फैक्ट्री बंद थी। फैक्ट्री के मालिक विजय वशिष्ठ भी घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे। आग लगने की घटना को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि यह शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ होगा। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि आग कैसे लगी है। फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि वह शाम को फैक्ट्री बंद कर घर चले गए थे। साथ ही सारे कर्मचारी भी अपने घर चले गए थे। उन्हें उनके पड़ोसियों ने आग लगने की सूचना दी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में पैकेजिंग के लिए करीब 2 से 3 करोड़ के काजू रखे हुए थे, जो इस आग लगने से जलकर खाक हो गए हैं। इससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। गिरिडीह में बाइक और ट्रक की सीधी टक्कर में 2 छात्रों की मौत। गिरिडीह में बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें 2 छात्रों की मौत हो गई। मामला जिले के बेंगाबाद गिरिडीह NH मुख्य मार्ग का है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह एक बाइक और ट्रक में सीधी टक्कर हो गई जिसमें 2 छात्रों की जान चली गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में बड़ी डकैती, 5.5 लाख लेकर भागे अपराधी। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बैंक से 5.5 लाख रुपए लूट लिए हैं। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। सूचना पाकर पुलिस पहुंची। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पड़वा थाना क्षेत्र में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की लामी पात्रा शाखा में यह घटना घटी है। शुक्रवार को सुबह करीब 10:30 बजे कर्मचारियों ने बैंक खोला, तभी वहां 2 अपराधी पहुंचे और बैंक कर्मियों को बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद अपराधियों ने करीब 5.5 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। इसके बाद जब बाथरूम में बंद बैंक कर्मियों ने शोर मचाना शुरू किया तो ग्राहकों ने बाथरूम का दरवाजा खोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली स्थित उनके आवास पर शुक्रवार को झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड कांग्रेस की तैयारी की जानकारी दी। मुलाकात के बाद राजेश ठाकुर ने कहा कि धारा में हमेशा मरी हुई मछलियां बहती है, जिंदा लोग तो धारा के विपरीत चलते हैं। जयप्रकाश भाई पटेल की आवाज बीजेपी में कौन थी, लेकिन अब कांग्रेस की इनकी आवाज जनता के बीच गूंजेगी। इधर जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि कांग्रेस में उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वे उससे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। पिछले दिनों बीजेपी के मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने कमल छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली के उनके आवास पर
मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि वह सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्हें जो भी काम सौंपा जाएगा वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सरकार लोकतंत्र में सुरक्षा की गारंटी होती है। जब सरकार ही भय का कारण बन जाती है तो नौजवान कार्यकर्ताओं को हिम्मत के साथ मुकाबला करना पड़ता है। वर्तमान में देश में ऐसे हालात बन गए कि सरकारी ताकत के बूते आम आदमी की आवाज को दबाने की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए चुनौती बन गई है। ऐसे में जयप्रकाश भाई पटेल जैसे लोग इन चुनौतियों का डट कर मुकाबला करने को तैयार है। बीजेपी में इनकी आवाज कौन थी, लेकिन कांग्रेस में अब इनकी आवाज जनता के बीच गूंजेगी। हेमंत सोरेन के बाद दूसरे सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने किया गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन के बाद गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। हेमंत सोरेन के बाद अरविंद केजरीवाल दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गिरफ्तार किया है। 31 जनवरी 2024 को ईडी ने जमीन घोटाले में लंबी पूछताछ के बाद सीएम आवास से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुरुवार की रात गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन्हें आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट की इस मामले में राहत देने से इनकार करने के कुछ ही घंटे बाद ईडी के अधिकारियों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरे सीएम हैं जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गिरफ्तार किया है। कल्पना सोरेन गांडे से लड़ेंगी चुनाव। हेमंत सोरेन इस सीट से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी। पार्टी में यह तय हो गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है, पर कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया है। 2 दिनों से वह प्रचार अभियान में लगी हुई है। उनके साथ गांडे के पूर्व विधायक व राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और गिरिडीह के विधायक सुदीप्त कुमार सोनू भी अभियान में शामिल है। वह गांडे विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह सभा को संबोधित कर रही है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि कल्पना ही चुनाव लड़ेगी। इस पर पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और पार्टी के उपाध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद ही कल्पना सोरेन मैदान में उतरी है। इधर दुमका लोकसभा सीट झामुमो के खाते में है, पर इस बार यहां से कौन लड़ेगा इसकी तस्वीर स्पष्ट नहीं है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस सीट पर जेल से ही हेमंत सोरेन लड़ सकते हैं। पार्टी की ओर से भी उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह लोकसभा का चुनाव लड़े। भाजपा ने वहां से वर्तमान सांसद सुनील सोरेन को ही टिकट दिया है। बताया गया कि दुमका को लेकर मुख्यमंत्री चंपा सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच 2 बार बात हो चुकी है। उन्हें कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत करा दिया गया है। वह खुद हेमंत के भाई बसंत सोरेन भी चाहते हैं कि दुमका से हेमंत ही चुनाव लड़े। मुख्यमंत्री ने भी हेमंत पर ही फैसला छोड़ दिया है कि वे या तो खुद वहां से चुनाव लड़े अथवा जिसे चुनाव लड़ाना चाहते हैं उसका नाम आगे करे। फिलहाल निगाहें हेमंत सोरेन पर टिकी हुई है। इस बाबत पूछे जाने पर पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी के तमाम नेता व दुमका की जनता भी चाहती कि हेमंत सोरेन लोकसभा का चुनाव लड़े। जनता की चाहत से पूर्व मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है। पार्टी ने दुमका पर फैसला लेने के लिए हेमंत सोरेन को अधिकृत किया है। रांची में जेपीएससी अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, कहा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने के काफी सबूत हैं। जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर गुरुवार को बापू वाटिका के समक्ष अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। मनोज यादव व उमेश प्रसाद ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने के कई सबूत हाथ लगे हैं। परीक्षा हॉल में अभ्यर्थियों के बीच जो प्रश्न पत्र बांटे गए उनके सील पहले से टूटे हुए थे। वहीं कई जगहों पर प्रश्न पत्र देर से बांटे गए। प्रश्न पत्र बुकलेट तथा आंसर शीट में भिन्नता से भी अभ्यर्थी परेशान रहे, जबकि 20 सीरीज प्रश्न पत्र में कई गड़बड़ी सामने आई है। 27 से ज्यादा प्रश्न पत्र रिपीट कर दिए गए हैं। वहीं कई प्रश्न संख्या है लेकिन प्रश्न ही नहीं छपे। वहीं 20 सीरीज में डी सीरीज का भी प्रश्न पत्र अटैच कर दिया गया है। ऐसे में OMR सीट का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इससे रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। दोनों ने कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री से तत्काल मामले में संज्ञान लेने व परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। मनोज यादव ने कहा कि आयोग को 28 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद भी न्याय नहीं मिला तो अभ्यर्थी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों पर मामला दर्ज कराना गलत है, इसे वापस लेना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट की लार्जर बेंच ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र को विभिन्न कारणों से रद्द करने के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। जस्टिस बिजली विभाग ने देवघर व गोड्डा में चलाए अभियान, 20 मार्च तक 1570 लाइन किए डिस्कनेक्ट। विद्युत अंचल अंतर्गत देवघर व गोड्डा जिले में बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में 20 मार्च तक विभागीय पदाधिकारी व कर्मियों की टीम ने देवघर, मधुपुर व गोड्डा विद्युत
प्रमंडल क्षेत्र के 1570 बकायेदारों का लाइन डिस्कनेक्ट किया गया है। इन उपभोक्ताओं पर कुल 2,26,86,000 रुपए की राशि शामिल थी। वहीं विभाग की ओर से चलाए गए अभियान के तहत विभागीय कोष में 16,83,00,000 रुपए का राजस्व जमा चुका है। इसमें सिर्फ देवघर विद्युत अवर प्रमंडल के अंतर्गत 283 बकायेदारों व जसेडी विद्युत अवर प्रमंडल अंतर्गत 534 बकायेदारों का लाइन डिस्कनेक्ट किया जा चुका है। विभागीय जानकारी के अनुसार मुख्यालय के 26 बड़े बकायेदारों में शुमार सरकारी विभागों में बिजली बकाये की राशि जमा नहीं हो रही है। इन विभागों के ऊपर 26 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। विभागीय जानकारी के अनुसार सरकारी बकायेदारे में सिर्फ पोस्टल विभाग की ओर से बकाये की राशि जमा की गई है। यह राशि लगभग 1 लाख से अधिक की है जो विभागीय कोष में जमा हुई है। सत्र परीक्षा व रिजल्ट में देरी की वजह से राज्यपाल हुए नाराज। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय में सत्र और परीक्षा संचालन से लेकर रिजल्ट की घोषणा तक में हो रही देरी से नाराज है। राज्यपाल ने कहा कि यह बहुत ही खेदजनक है कि शैक्षणिक और परीक्षा कैलेंडर विश्वविद्यालय द्वारा राजभवन भेजने के बावजूद इसका पालन नहीं किया जा रहा, जबकि विश्वविद्यालय के सभी कुलपति को कैलेंडर में निर्धारित समय सीमा का पालन करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था। राज्यपाल ने सभी कुलपति से कहा कि विश्वविद्यालय में सत्र के विलंब होने, परीक्षा संचालन से लेकर रिजल्ट की घोषणा में हो रही देरी के लिए जिम्मेदारी तय करे। राज्यपाल राधाकृष्णन ने कुलपतियों से कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से शैक्षणिक व परीक्षा कैलेंडर की मॉनिटरिंग करें, साथ ही सख्ती से सुनिश्चित करें कि विश्वविद्यालय में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा विभाग द्वारा समय पर परिणामों की घोषणा की जाए। राज्यपाल के निर्देश के आलोक में उनके प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेजकर कहा कि राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक तथा परीक्षा कैलेंडर का पालन नहीं करने को गंभीरता से लिया, इसलिए अब किसी भी हाल में कैलेंडर में निर्धारित तिथि के डायवर्सन या चूक को गंभीरता से लिया जाएगा। राज्य के कई विश्वविद्यालय की स्थिति यह है कि स्नातक सत्र 2023-27 सेमेस्टर 1 व स्नातकोत्तर सत्र 2023-25 सेमेस्टर 1 की परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक दिसंबर 2023 में होनी थी, लेकिन विश्वविद्यालय में स्नातक में अब तक रजिस्ट्रेशन का कार्य ही चल रहा है। वहीं कई स्नातकोत्तर विभागों में अब तक नामांकन ही लिया जा रहा, जबकि यूजीसी के नियमानुसार सभी विश्वविद्यालय में नए सत्र की शुरुआत प्रत्येक वर्ष के जुलाई-अगस्त में होना है। जानकारी के अनुसार राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय व कॉलेज में नामांकन चांसलर पोर्टल से लिया जाना है, लेकिन राज्य के अल्पसंख्यक कॉलेजों में नामांकन का कार्य कॉलेज ने अपने नियम के अनुसार चला रहे हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन व परीक्षा लेने की जिम्मेवारी विश्वविद्यालय के पास है। ऐसे में इन कॉलेजों द्वारा भी समय पर डाटा नहीं भेजने से विश्वविद्यालय के पास तकनीकी अड़चनें आ रही है। घूसखोरी में जेल जाने के बाद भी एसआई मीरा सिंह का रसूख था बरकरार। इस मामले की वजह से आई थी चर्चे में। खूंटी की महिला थाना प्रभारी रहते 15,000 रुपये रिश्वत लेते 25 फरवरी 2021 को एंटी करप्शन ब्यूरो एससीबी ने मीरा सिंह को गिरफ्तार किया था। यह न्यायिक हिरासत में जेल भी गई थी, बावजूद उसके रसूख में कोई अंतर नहीं आया। वह विभाग में और पावरफुल होकर सामने आई। जेल से बाहर आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने इसका तबादला फिर से खूंटी जिला बल में कर दिया था, लेकिन इसकी रसूख के कारण पुलिस मुख्यालय को अपना आदेश रद्द कर इसे इसकी पसंद का रांची जिला बल में पदस्थापित किया गया। तत्कालीन एसएसपी किशोर कौशल ने मीरा सिंह को तूपुदाना ओपी प्रभारी बनाया था। इसके बाद चोरी के एक आरोप में एक अपार्टमेंट के केयर टेकर विकास कुमार को टुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह और पुलिसकर्मी सुनील सिंह द्वारा 10 जनवरी 2023 को 3rd डिग्री टॉर्चर देने का मामला सामने आया था। मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रांची के एसएसपी को तलब किया था। आयोग ने 17 जुलाई 2023 को कार्रवाई के तहत आपराधिक मामले के साथ साथ विभागीय जांच के नतीजे के बारे में रांची के एसएसपी से रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद एसएसपी की रिपोर्ट को रांची डीसी ने पत्र के माध्यम से 30 जुलाई 2023 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस रिपोर्ट में आयोग को बताया गया कि मामले की जांच की गई है। धुरवा थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 16/2023 की जांच के दौरान शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए गए, इसलिए दोषी पुलिस पदाधिकारी तूपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह और सुनील कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया गया। इस मामले को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जोरदार तरीके से उठाया था। बावजूद इसके मीरा सिंह का रसूख कुछ ऐसा रहा कि वह तूपुदाना ओपी प्रभारी के पद पर काबिज रही। होली में रेलवे ने दी यात्रियों की सौगात, 7 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय। पूर्वी रेलवे से शुरू होने वाली होली स्पेशल ट्रेनें अभी भी अपनी सेवा जारी रख रही है और इन ट्रेनों में बर्थ अभी भी उपलब्ध है। होली को लेकर पूर्वी रेलवे ने 7 ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दी है। इससे पहले भी
45 होली स्पेशल ट्रेनें की मंजूरी दी गई है। ये ट्रेनें 23 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच अलग अलग दिनों में चलेगी। यह जानकारी पूर्वी रेलवे के CPRO कौशिक मित्रा ने दी है। इसके अंतर्गत सियालदह गया स्पेशल ट्रेन 24 मार्च को AC 3 टियर और स्लीपर क्लास कोच के साथ चलेगी। मालदा टाउन आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन 25 मार्च और 1 अप्रैल को AC 2 टियर, AC 3 टियर और स्लीपर क्लास कोच के साथ चलेगी। आसनसोल रक्सौल स्पेशल ट्रेन 22 मार्च को AC 2 टियर, AC 3 टियर और स्लीपर क्लास के साथ चलेगी। शासन का मतलब तानाशाही हो गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोली कल्पना सोरेन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को देर शाम ईडी ने शराब घोटाले केस के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले SCP रैंक के तकरीबन 8 अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। 2 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद पहले तो उनका मोबाइल जब्त किया गया और फिर केजरीवाल को हिरासत में ले लिया गया। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी सिलसिले में अब आई स्टैंड विद केजरीवाल हैशटैग के साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना जोरदार निशाना साधा है। कल्पना सोरेन मुर्मू हेमंत सोरेन की आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अपनी बात रखती है। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि शासन का मतलब तानाशाही हो गया है। देश का हर कोना इनके जुल्म की कहानी का हो गया है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने लिखा कि इन्हें लगता है कि करोड़ों लोगों का नेतृत्व कर रहे जन नेताओं की गिरफ्तारी कर ये फिर से गद्दी में बैठ जाएंगे। उन्होंने लिखा कि देश की स्वाभिमानी और निडर जनता इसके भ्रम और अहंकार का मुंहतोड़ जवाब देगी। इंडिया झुकेगा नहीं। गौरतलब है कि इससे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अतिशी मार्लेना और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसे तानाशाही रवैया करार दिया था। प्रियंका गांधी ने कहा था कि आप विपक्ष की नीतियों और कार्यशैली की खुलकर आलोचना कीजिए, यही लोकतंत्र है, लेकिन इस प्रकार के विरोधियों को जेल में डाल देना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा था कि आप विपक्ष की नीतियों और कार्यशैली की खुलकर आलोचना कीजिए, यही लोकतंत्र है, लेकिन इस प्रकार से विरोधियों को जेल में डाल देना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। झामुमो छोड़ बीजेपी जाते ही बढ़ गई सीता सोरेन की अहमियत, मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के बाद शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई है। पहले उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी। भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झारखंड में 6 लोगों को जेड+ सुरक्षा प्राप्त है। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत 6 लोग अभी जेड+ श्रेणी की सुरक्षा में हैं। सीता सोरेन को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। अब उनकी सुरक्षा में 33 जवान तैनात रहेंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय समय समय पर नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद तय करता है कि किस नेता को किस श्रेणी की सुरक्षा देनी है। बता दें कि झारखंड के 119 लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीता सोरेन को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। सीता सोरेन झारखंड के संथाल परगना स्थित जामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। झामुमो के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। धोनी ने छोड़ी कप्तानी, अब गायकवाड़ की अगुवाई में IPL खेलेंगे माही। IPL 2024 में चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ करते नजर आएंगे। इस बात की जानकारी IPL के सोशल मीडिया हैंडल से दी गई है। गौरतलब है कि आज से IPL 2024 का आगाज होने जा रहा। पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। मैच से पहले CSK फ्रेंचाइजी ने यह बड़ा ऐलान किया है। ये बता दें कि धोनी ने हाल ही में फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर संकेत दिए थे कि वो अब IPL 2024 में नए रोल में सामने आ सकते हैं। इस पोस्ट से फैंस की धड़कनें बढ़ गई है। धोनी ने पोस्ट में लिखा था कि नए सीजन और नई भूमिका के लिए इंतजार नहीं कर सकता, बने रहें। यह पहली बार नहीं है जब धोनी ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। इससे पहले साल 2022 में भी धोनी ने अपनी जगह जडेजा को कप्तानी सौंपी थी। उस सीजन में टीम के खराब प्रदर्शन के कारण जडेजा ने बीच में ही कप्तानी छोड़ दिया था, जिसके बाद टीम की कमान वापस से धोनी के पास आ गई थी। इसके बाद 2023 सीजन में धोनी ने चेन्नई को अपनी लीडरशिप में 5वीं बार चैंपियन बनाया। अब एक बार फिर से धोनी ने कप्तानी छोड़ी है और गायकवाड़ को टीम की कमान दी है। रांची में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, 900 वाहनों की होगी जरूरत। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची में सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए 318 वाहनों की जरूरत होगी। इनमें सिल्ली में 33, तमाड़ में 32, कांके में 58, खिजरी में 57, हटिया में 59, रांची में 21 और मांडर में 58 वाहन लगाए जाएंगे। इन वाहनों में स्कॉर्पियो, सुमो और इनोवा शामिल है। इसके अलावा रिजर्व में भी छोटी गाड़ियों को रखा जाएगा। वहीं पोलिंग के लिए 579 बसों की जरूरत होगी। इसे पोलिंग पार्टी को उपलब्ध कराया
जाएगा। किन किन बूथों पर कितनी सीट वाली बसों की जरूरत होगी, इसका आकलन किया जा रहा। वाहन कोषांग के BMS पोर्टल पर गाड़ियों की विस्तृत जानकारी एंट्री कर दी गई है। मतदान के 3 दिन पहले ली जाएंगी बसें। जिन जगहों पर मतदान होगा वहां के लिए मतदान से 3 दिन पहले बसें जमा ली जाएंगी। वहीं चुनाव के बाद इन बसों को छोड़ दिया जाएगा। DTO अखिलेश कुमार ने कहा कि स्कूल बसों के कारण कक्षाएं प्रभावित नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक आदित्य रंजन ने जिन सरकारी विद्यालयों में मतदान केंद्र हैं वहां आवश्यक संसाधन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने सभी जिलों के DEO और DSE को पत्र लिखा है। जिलों को संबंधित विद्यालय में शौचालय, बिजली, पानी और आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। DEO और DSE को अपने स्तर से 5-5 विद्यालयों का निरीक्षण भी करने के लिए कहा गया है। सीट शेयरिंग से पहले राजद ने किया उम्मीदवार का ऐलान। सत्यानंद भोक्ता बोले, मैं चतरा और ममता भूइया पलामू से लड़ेंगे। गठबंधन में एक सीट मिलने की चर्चा। झारखंड में INDI गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुई है। इस सीट बंटवारे से पहले राजद ने खुलकर चतरा और पलामू सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। राज्य सरकार के उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता खुद ही उम्मीदवार घोषित कर प्रचार में लग गए हैं। चतरा के साथ पलामू में कौन उम्मीदवार होगा, सत्यानंद भोक्ता ने इसका भी ऐलान कर दिया है। सत्यानंद भोक्ता ने कहा, चतरा में पुरुष और पलामू में महिला उम्मीदवार होगी। पलामू में ममता भूइया को सीट देने का ऐलान भोक्ता ने किया है। बता दें कि अब तक गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला 7-5+1-1 की बात सामने आ रही है, जिसमें 7 सीट पर कांग्रेस, 5 पर JMM और 1-1 सीट पर राजद और माले के चुनाव लड़ने की चर्चा। इस गणित के हिसाब से राजद के खाते में 1 सीट चतरा ही आ रही है, लेकिन सत्यानंद भोक्ता ने 2 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर डाला है। INDI गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मामला यहीं फंस रहा है। सत्यानंद भोक्ता ने सोशल मीडिया में भी पोस्टर जारी किया है, जिसमें खुद को राजद की ओर से चतरा लोकसभा संसदीय सीट का प्रत्याशी बताया है। पोस्टर में एक तरफ लालू प्रसाद और दूसरी तरफ शिबू सोरेन की तस्वीर है। सत्यानंद भोक्ता जोर शोर से प्रचार में लग गए हैं। इस दावे को लेकर अब तक गठबंधन से किसी तरह का जवाब नहीं आया है। एक तरफ गठबंधन सीट बंटवारे में देरी कर रहा, दूसरी तरफ राजद का खुलकर दावेदारी का ऐलान करना यह साबित करता है कि गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मामला कहां फंस रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।